بالکل इस सेगमेंट के गेस्ट आ चुके हैं। मैं चाहूंगी कि उनका तारुफ कराऊं। बहुत ही मैं कहूंगी ब्रेव खातून हमारे साथ हैं, बहुत ही टैलेंटेड खातून हैं और जहां इन्होंने पढ़ा, जहां इन्होंने ग्रो किया, जहां इन्होंने अपना नाम बनाया, डीजी खां से ताल्लुक जहां बहुत मुश्किल है बच्चियों के लिए कुछ करना, आगे बढ़ना, और उसके अलावा पेरेंट्स नहीं हैं, फिर भी जनाब ये डॉक्टर बनी हैं। हमारे साथ क्लिनिकल ऑनकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आलिया बशीर, इनको वेलकम कहेंगे। खुश आमदीद। थैंक यू आलिया, आप तशरीफ लाए। कैसे हैं आप आलिया? मेरा नाम डॉक्टर आलिया बशीर है, जैसे आपने तारुफ करवाया है। मैं एज अ क्लिनिकल ऑनकोलॉजिस्ट बिलाल मेडिकेयर डेरा गाजी खान में काम सर अंजाम दे रही हूँ। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम भी डेरा गाजी खान से ही हासिल की। उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी से हासिल की। वहाँ मुझे बहुत अच्छे असातिज़ा और दोस्तों का साथ मिला, जिसकी वजह से मेरे ये सफ़र आसान हुआ। ठीक है। अच्छा, स्ट्रगलिंग लाइफ आपने गुजारी और मुझे कहा जा रहा था कि आलिया ने बहुत स्ट्रगल की, पेरेंट्स का ना होना और फिर अपने इलाके में जो है कुछ करना, और फिर वहाँ जो है अब ड्यूटी भी सर अंजाम दे रही हैं एज ए ऑनकोलॉजिस्ट। तो इससे हम बात करते हैं। हमारे साथ एक और गेस्ट भी हैं। अच्छा, गेस्ट जो है हमारे जो है वो मैं बता दूं कि आपको फैशन एंड फूड ब्लॉगर हैं और आजकल तो बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो कुछ नया क्या कर रहे हैं? बात ये है कि बंदा अपने लिए तो बहुत कुछ करता है। हम सोचते हैं कि यार इससे ये मैं ब्लॉगिंग करूंगा या ये मैं वीडियो बनाऊंगा या ये मैं ऐप इस्तेमाल करूंगा, इससे मुझे ये फायदा हो जाएगा, मैं ये अर्न कर लूंगा। लेकिन इनकी कोशिश है, जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं, कि दूसरों को फायदा पहुंचाया जाए। हमारे वो नौजवान जो पढ़ लिख चुके हैं, डिग्री ले चुके हैं, डिग्रियां लेके फिर रहे हैं और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्योंकि जॉब ही नहीं है मार्केट में। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या क्या कर सकते हैं, इनसे बहुत सारी एडवाइस लेने वाले हैं। सादुर रहमान हमारे साथ हैं। वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं साद? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। और दूसरा ये कि जैसा आपके जितने सारे क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चंस का ब्रीफ जवाब दे सकता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत वास्ट चीज चेंजिंग हो चुकी हुई है आजकल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जैसे कौन कौन से मीडियम यूज कर सकते हैं फॉर मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग के लिए? इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर, उसके अलावा बहुत सारी चीजें। यूट्यूब आ गए, यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं। आज ना हम अपने लिए तो हर कोई कर रहे हैं काम, यकीनन। और बात यह है कि दूसरों के लिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत सारे लोग अर्न कर रहे होते हैं नेट के थ्रू आजकल, तो ऑनलाइन जो है अर्निंग शुरू हो गई, लेकिन बताते ही नहीं है। इससे हम हेजिटेट कर जाते हैं, नहीं यार हम कमा रहे हैं तो दूसरों को क्या जरूरत है, क्यों बताएं भाई, ये हमारे राज हैं। तो ये बहुत कम लोग बताते हैं और आज आपने इस डिटेल से हमें बताना है कि क्या क्या करना है नौजवानों ने जो घर बैठे हैं और घर में फ्री हैं, तो वो क्या क्या कर सकते हैं। इस पर बात करते हैं। डॉक्टर आलिया की तरफ आते हैं। पहले तो हम इनकी स्ट्रगल जानना चाहेंगे, फिर हम क्योंकि कैंसर के हवाले से जानना चाहेंगे, कैंसर स्पेशलिस्ट है तो उस हवाले से भी बात करेंगे कि मर्ज जो है क्या है, इसे कैसे काबू पाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। जी डॉक्टर आलिया, अपनी स्ट्रगल बताएंगे हमें पहले। मेरा जैसे ताल्लुक आपको पता है डेरा गाजी खान से है। इंतहाई पसमानदा इलाका, जहाँ खवातीन को पढ़ाने का बिल्कुल भी कोई रिवाज नहीं था। आज से 15 साल पहले अगर हम बात करें, बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी पेरेंट्स के बगैर आपको स्ट्रगल करना। इब्तदाई तालीम स्कॉलरशिप पे ही वहाँ से हासिल की। पेरेंट्स की कब डेथ हुई? कुछ मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। मैंने वालिद साहब को तो देखा ही नहीं अपनी। अच्छा। वालदा हैं, हयात हैं, शुक्र है अल्लाह ताला का। बाकी बहन भाई हैं। एजुकेशन की तरफ आ जाएं तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं थी। बिल्कुल। और डॉक्टर बनना हो, आपको मेडिकल की फील्ड में जाना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ मेहनत की, स्कॉलरशिप लिया, मैट्रिक में भी, FSC में भी। उसके बाद निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर भी स्कॉलरशिप पे तालीम हासिल की अपनी। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ आ गए तो कैंसर एक अट्रैक्ट करती थी फील्ड। नई फील्ड है बिल्कुल, और इसमें पेशेंट्स को खुद भी कुछ नहीं पता होता। बहुत मासूम मरीज होते हैं, वो अपनी जिंदगी को बगैर वजह के खत्म कर लेती हैं, ना आगाही होने की वजह से।
اس کے بعد میں نے پوسٹ گریجویشن نیشنل میڈیکل یونیورسٹی سے کمپلیٹ کی. وہاں ڈاکٹر اعجاز احمد مسعود صاحب بہت نہایت شفیق استاد ہیں اور لوئر پنجاب میں ان کی کینسر کے حوالے سے خدمات سب کے سامنے ہیں. پھر لاہور جانے کا موقع ملا. وہاں انمول ہاسپٹل لاہور میں بھی بہت اچھے اساتذہ کا ساتھ ملا. ان میں رب نواز میکم، میڈم مصباح اور ڈاکٹر ابو بکر شاہد، جنہوں نے بہت اسٹرگل کی ہے. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے جو کچھ سیکھا ہے وہ اپر پنجاب میں بہت کام ہو رہا ہے کینسر کے حوالے سے. لیکن جو بیسک پرابلم ہے وہ ہمارے لوئر پنجاب کا. اور اسپیشل ڈی جی خان میں یہ پہلی خاتون ہے، پہلے ڈاکٹر ہیں جو آنکولوجسٹ ہیں. آنکولوجسٹ ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. اور وہاں پر ہمارا جو پیشنٹ ہے اسے ٹریول کر کے ملتان جانا پڑتا ہے. بالکل. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اسی علاقے میں لوگوں میں اتنی اویئرنیس پیدا کر دیں کہ وہ اس کو جلد تشخیص کی طرف آئیں اور جلد علاج کی طرف آئیں، تاکہ اس مرض پہ ہم ارلی سٹیج میں قابو پا سکیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، تو اب ہم بات کرتے ہیں کینسر کیا ہے اور عورتوں میں پائے جانے والا سب سے زیادہ کینسر کون سا ہے؟ جیسے عائشہ آپ نے بات کیا کینسر کیا ہے. ہمارا جو جسم ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں نہایت چھوٹے چھوٹے خلیے بنائے ہیں جسے عام زبان میں سیل کہا جاتا ہے، اور وہ ضرورت کے مطابق پورے جسم میں تقسیم ہوتے ہیں. اگر یہ تقسیم کسی بھی وجہ سے کنٹرول سے آؤٹ ہو جائے تو جسم کے کسی بھی حصے میں یہ سیل کا ایک گروپس بن جاتا ہے جسے گلٹی کہا جاتا ہے، یا آپ پھوڑا کہہ لیں عام زبان میں. اور اگر یہی سیل کی اب نارمل گروتھ ہماری چھاتی میں شروع ہو جائے تو اسے بریسٹ کینسر کہا جاتا ہے. پاکستان میں خواتین میں سب سے زیادہ جو اس وقت پائے جانے والا کینسر ہے وہ چھاتی کا کینسر ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان کا شمار ایشیا کے ان ممالک میں ہو رہا ہے جن میں یہ کینسر تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہر لاکھ کم از کم 1 لاکھ سے زیادہ خواتین اس مرض کا شکار ہوتی ہیں، اور ان میں سے 40,000 خواتین ایسی ہوتی ہیں جو تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے یا ان میں ڈیزیز اتنی ایڈوانس ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ پھر قابل علاج نہیں رہتی، موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بات کرتے ہیں ہم پسماندہ علاقوں کی یا دیہی علاقوں میں، تو اکثر جو ہے اگنور کر دیا جاتا ہے. مرہم پٹی کرا لو، کویک کے پاس چلے جاؤ، کیا ضرورت پڑی ہے، یا دم درود کرا لو، تو اسی پہ ہی لے کر آگے چلتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی عائشہ. ہماری جو یہ لوئر پنجاب والی بیلٹ ہے اس میں یہ مین پرابلم خواتین کا یہی ہے کہ وہ چھاتی کا نام لینا بھی معیوب سمجھتی ہیں خواتین. بالکل. کیسے بتائیں، کس طرح کیسے بتائیں ہم گھر میں کسی کو؟ شرم و حیا جو ہے، شرم، خوف ہے، ڈر، خوف ہے، ڈر ہے، بچوں نہ بچوں اگر بتا دیں. اچھا، یہ الگ بات ہے، علاج نہیں ہوگا تو کیا آپ بچ جائیں گے؟ بھی نہیں بچنا آپ نے. بالکل یہی وجہ ہے کہ ڈر اور شرمندگی اتنی زیادہ ہماری خواتین میں ہے کہ اگر بچی اپنی والدہ کو بتا دیتی ہے اور اگر وہ والد سے ذکر کر بھی لے تو وہ اس کو چھپا دیتے ہیں، نہیں یہ کیسی بات کر رہی ہیں، دم درود کروا لیں، صلوات رکھوا لیں. اور وہ جب گلٹی اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ جلد کو انوالو کر لیتی ہے یا پھٹ جاتی ہے. تھوڑا ہے، اس کو دکھانے کی کیا ضرورت پڑی ہے، اس کو پٹیاں کرا لو تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ جب انکنٹرول ہو جاتی ہے، جب اس کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ مجبور ہو کر ایڈوانس سٹیج میں ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. میں کماتا 1000 ہوں، لگاتا 1500. کیوں بھائی؟ تم باپ لگتے ہو، سارا دن محنتیں میری وجہ سے لیتے ہو، ملک میری وجہ سے چلاتے ہو، پیسہ بلوں میں مجھ سے لیتے ہو، صابن میں مجھ سے لیتے ہو، یہ روزمرہ ہم استعمال کرتے ہیں. آپ جیسے لوگ تو بھائی جان وہ ٹچ کا بٹن دبایا اور لوشن نکلا اور لگا کے نکل گئے. ہم نے تو 20 والا صابن تلاش کرنا ہے. یہ کیسے کریں گے؟ کوئی ہے ہمیں رستہ دکھانے والا؟ کوئی ہے ہماری انگلی پکڑنے والا؟ ہم خود کو خود کامیاب کر سکتے ہیں، ہم خود کو خود ناکام کر سکتے ہیں. یہاں پر تو صرف جاگیردار ہی خوش ہے اس ملک کے اندر. جو غریب آدمی، ایک مڈل کلاس کا لفظ آپ سنتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنی آوازیں کیوں نکل رہی ہیں؟ آگے ایک طبقہ مرتا ہوتا تھا، غریب طبقہ ہوتا تھا جس کی گنتی نہیں ہوتی، جس کی ہم تصویریں لگا کر باہر کی دنیا سے پیسے لے لیتے ہیں، جن کے پاس پہننے کو شلوار نہیں ہوتی، اوپر شرٹ نہیں ہوتی، ان کی تصویریں ہم اخباروں میں لگواتے ہیں، فلیکسوں پر لگواتے ہیں، ہمارے
मुल्क के सियासतदान और बाहर से पैसा लेते हैं, लेकिन मुल्क के ऊपर क्या लगता है, उस गरीब के ऊपर क्या लगता है, आज तक ना किसी ने पूछा और ना किसी ने बताया। क्योंकि ना इतनी हमें किसी ने औकात बताई इस मुल्क में रहने के लिए कि भाई टैक्स दोगे आप, रिश्वतें दोगे आप, लोगों के पेट पालोगे आप, जागीरदार को आप पालोगे, लेकिन आपका गरीब जो होगा उसका जो बाप है, मुझे यहाँ पर मिला है खुदा की कसम, एक साइकिल वाला सीधा मेरी तरफ आया, उसने कहा है कि मैंने अपने बच्चे के लिए जूता लेना है, मुझे आप जूता ले देंगे? अब मुझे बताएं, एक बाप से जब औलाद कोई चीज मांगे तो वो कांपता नहीं होगा? क्या आपको अपने बच्चे अजीज हैं? जब आपके बच्चे एसी से निकलते हैं, एसी में सोते हैं, एसी में जाते हैं, तो एक गरीब मेहनत का आदमी जो साइकिल पर जा रहा है उसको बाप बनने का कोई इख्तियार नहीं है, उसके कोई जज्बात नहीं है, उसका कोई दिल नहीं है। ये लोग कांपते नहीं है, ये लोग मरना भूल गए हैं। इनको नहीं पता कि ये सारी कौम जो यहाँ घूमती है ये अल्लाह नबी का कलमा पढ़ने वाली कौम है, ये उम्मत ही है उस नबी की, उसी की हया कर लो। लेकिन हया शर्म कुछ नहीं है यहाँ पर जानने लेने का मामला शुरू है, और वो शुरू रहेगा। पाकिस्तानी और एक गरीब आदमी कहाँ कहाँ मर रहा है आपको अंदाजा भी नहीं है। सर लोगों को अपनी फिक्र नहीं है, लोग राजी हैं। तो सर लोग अपनी फिक्र करेंगे कैसे करें फिक्र? अपना बच्चा रात को पाल नहीं सकते, बच्चे को पानी का गर्म करके वो देगची के अंदर माँ कह रही है कि मैं तुम्हें रोटी दे रही हूँ, उससे बच्चा पल नहीं रहा। मुल्क के लिए क्या लड़ेगा वो? मुल्क के इदारों के लिए क्या लड़ेगा? आइन के लिए क्या लड़ेगा? कानून कहाँ से लाएगा? आपके मुल्क के अंदर गरीब के लिए कानून है? अगर एक बंदे के ऊपर गलत किस्म की FIR या दरखास्त चले जाए गरीब आदमी पर, वो 10 साल 15 साल अपनी हलाल रोजी जो है उसी पर लगाता है, लेकिन इंसाफ फिर नहीं मिलता इस मुल्क में। वो यहाँ पर आकर क्या चूड़ियां मांजेगा, क्या करेगा, किससे लड़ेगा? वो अपने हालात से नहीं लड़ सकता जिधर आकर आपने उसको खड़ा कर दिया। आप लोग वो बातें ही नहीं कर सकते। आप हकाइक तो देखे बाहर जाकर। आप एक सफेद दाढ़ी वाले को देखे जिसका मेरा नबी एहतराम करता था, जिसका नबी मेरे लिए सफेद दाढ़ी देखकर खड़ा हो जाता था, आज जलील हो रहा है वो। ये दीन है हमारा, ये कुरान कहता था हमें, ये हम लोगों की कदर कर रहे हैं। खादमे आला कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, झूठ बोलते हैं सियासतदान हमसे, कुछ भी नहीं देंगे हमें। ये हमें खुद लड़ना पड़ेगा भाई, हमें खुद कमाना पड़ता है, हमें खुद मजदूरियों पर जाना पड़ता है। गालियां सुनते हैं हम बाप बनने के लिए, गालियां सुनाते हैं लोग, आपको बुरा भला कहते हैं, भगार देते हैं, धुतकार देते हैं। आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कानून है इस मुल्क में, गैर मुस्लिम का बच्चा अगर बीमार होता है तो उसको हुकूमत देती है, लेकिन मुसलमान का बच्चा, नबी का उम्मती जब बीमार होता है उसको धक्के देती है ये कौम। हम अपने जैसे से लड़ते हैं, लेकिन अपने से ऊंचे से नहीं लड़ते। डर लगता है, टांगे कांप जाती हैं। पूछो सवाल आज से, किसने लाकर खड़ा किया इन सबको यहाँ पर? क्यों खड़े हैं? ये बात मैं आपको पैसे बांट रहा हूँ, बयान नहीं बांट रहा हूँ, इनके दिलों की बात कर रहा हूँ, इनके अंदर की बातें हैं। ये मैं घूमता हूँ, मैं चेक करता हूँ, मैं सुबह से पागल हूँ। मैंने देखी है माए रोते, बाप रोते देखे हैं भाई। मिडिल क्लास कोई नहीं रह गया इस मुल्क में, हर चीज मर रही है। सफेद पोश आदमी, मैं आपसे अगर 1000 रुपया जिंदगी में नहीं मांगा, इन हालात में मांगूंगा मैं आपसे 1000 रुपया, मैं मर जाऊंगा लेकिन सफेद पोशी बचाऊंगा अपनी। काटन का सूट पहनूंगा, जूती पॉलिश करवाऊंगा, जेब में टका ना हो, फिरूंगा मैं चौधरियों की तरह कि मेरे बच्चे को लगे कि मेरा बाप चौधरी है। लेकिन इस मुल्क में सिर्फ वो चौधरी है जो निजाम के अंदर बैठा है, जो निजाम से बाहर है वो चौधरी नहीं है इस मुल्क के अंदर। वो क्या है? वो तो एक हकारत की नजर से उसको देखा जाता है, वो बोझ समझा जाता है इस मुल्क के अंदर। जब कोई सैलाब आना है तो उस गरीब को मारने के लिए ज़कात देते हैं ये लोग हमारी। कभी सैलाब गया जागीरदार के घर, कभी गया किसी सियासतदान के घर, कभी बच्चा मरा इनका कहीं पर, कभी भूख से ये रात को सोए हैं, फिर ये कहते हैं मुल्क के हालात नहीं ठीक। तो लाओ पैसा अपने मुल्क में लगाओ हमारे ऊपर, हमसे लिया हुआ पैसा मुल्क से बाहर ले जाओगे तो हालात ठीक होंगे। मुझे एक बात बताएं बिलाल भाई, एक बाप मैं कहता हूं अल्लाह ताला की जात के बाद मेरे पास बाप है। मैं समझता हूं कि बाप क्या होता है। जिसका बाप नहीं है ना, खुदा की कसम वो खुदकुशी कर ले इस मुल्क में ना रहे। मैं आपको कसम उठाकर कह रहा हूं, जिसका बाप नहीं है, अल्लाह ताला के पास दूसरी बड़ी ताकत जो है ना वो बाप है। और जिसके पास इस दौर में बाप नहीं है वो कैसे जी रहा है? मैं अपने बाप के सहारे जी रहा हूं, मैं भी अपने बाप के सहारे जी, सारा कुछ है मेरे पास, सही बात। लेकिन बाप के सहारे के बगैर मैं फारिग हूँ। मैं भी। तो भाईजान हम सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमारे मुल्क में बाप की हैसियत से कौन बैठता है? जिसको औलाद का दर्द हो, जिसको पता हो कि ये मखलूक अल्लाह की है, जिसको पता हो कि अल्लाह ने अपने हकूक से पहले इस मखलूक के हकूक रखे। अंदर से उम्र फारूक बनना पड़ता है, अंदर से, बाहर से बातें करके उम्र फारूक नहीं बना जाता। मदीना की रियासत लाने के लिए एक बंदा नहीं ला सकता, इसको भी लानी है, उसको भी लानी है, मुझे भी लानी है। कोई नेक काम होता है तो हम दूसरों को बातें करते हैं, अगर कोई गरीब की बात होती है तो उसको हम धक्के मार के भगा देते हैं कि तुम्हारा इस मुल्क एक गुब्बारे वाला।
बताएं उस गुब्बारे वाले के पास अगर 2000 का सामान है उसके डंडे पर लटका हुआ, इस मुल्क के पाकिस्तान में जगह है उस मुसलमान के लिए कि ये एक जगह पर खड़ा होकर वो बेच सके? भगा देते हैं उसको। रेडी वाला 25-25, 30-30 हजार का सिक्योरिटी गार्ड रख के उस डंडे वाले को भगा दिया जाता है। Baby
shining star. Giving, receiving, changing, believing, only then we could start. Feel like, feel like, feel like that. Feel like, feel like, feel like that. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Feel like that. Lay your arms and stay with me, baby. Feel like that. Lay your arms around me.
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਜਾਣਾ ਆਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨਾ 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 ਮੈਂ
清秋，桃花正盛。谁家的